हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के डिस्कशन का आज हमारा 13वां लेक्चर है और अब आज हम लोग सन 2012 में आए सभी जीएस के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सन 2000 से लेकर सन 2011 तक के सभी प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं और हम लोग यहाँ से 12, 13, 14, 15 आगे सारी डिस्कशन कंटिन्यूटी रोज पर डे करते रहेंगे। अब बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो हमको पता है कि भुक्ति बेसिकली प्रांतों को कहा जाता था या इसी को विषय भी कहा जाता था, प्रांतों को ही विषय भी कहा जाता था। और जो पुंड्र देश था वो उत्तर बंगाल को कहा जाता था। बेसिकली जो पुंड्र देश था वो उत्तर बंगाल का ही जो एरिया था, जो हिस्सा था वो था। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो सीधा ऑप्शन ए उत्तर बंगाल टिक कर सकते हैं। और पुंड्रवर्धन का जो उल्लेख है वो बेसिकली गुप्त पीरियड का है। तो गुप्तकालीन अभिलेखों में इसी के लिए इसका उल्लेख मिलता है, गुप्तकालीन अभिलेख में। ये दोस्तों एकदम नया क्वेश्चन था, पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन नहीं आया था और ये न्यू क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले दिनों में हम लोग इसको किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा रिपीटेड लिख लें, आज अंदाज लगा लेंगे कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हड़प्पी स्थल, जिसमें 4 हड़प्पी स्थल का नाम दिया है, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। स्थिति में बोल रहा है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। दोस्तों हम लोग ध्यान दें तो जो इसमें कालीबंगा है, तो दोस्तों जो इसमें कालीबंगा है वो आपका राजस्थान में है। इसको हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हुए हैं। तो कालीबंगा राजस्थान में है और जो राखीगढ़ी है वो आपकी हरियाणा में है। अब दोस्तों एक होमवर्क यहाँ पे है कि इन दोनों जगहों में से कहाँ पे जुता हुआ खेत मिला है और कहाँ पे हल का साक्ष्य मिला है, हल का साक्ष्य मिला है। ये दोनों दोस्तों होमवर्क है और इन 4 के 4 ऑप्शन मांडा, दैमाबाद, इन सब के बारे में हम लोग किए हैं। तो अगर हम लोग सीधा सी का 1 मिलाएं और डी का 2 मिलाएं तो हमको सीधा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। मांडा के बारे में भी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर की है, यहाँ पे लिख देते हैं मांडा जम्मू कश्मीर का, और दैमाबाद महाराष्ट्र का है। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इसमें वैदिक नदियाँ हैं और आधुनिक नाम है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग दोस्तों खूब किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैदिक नदियाँ हैं, जो भी वैदिक नदियाँ, उन सारे का वर्णन हम लोग देख चुके हैं। उनको आधुनिक किस नाम से जाना जाता है और तब किस नाम से जाना जाता था, ये पूरा हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका देखते हैं। कुबा और क्रुमु हम लोग पता है कि ये 2 अफगानिस्तान की नदियाँ थी, जिसमें से कुबा जो थी वो काबुल का नाम था। तो आते हैं ए को 2 से मिलाते हैं और ए को जैसे 2 से मिलाएंगे तो सीधा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो जो पुरुषनी है वो रावी नदी थी, पुरुषनी जो है दोस्तों वो रावी नदी थी। जो सदानीरा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो सदानीरा है वो गंडक थी। गंडक जो है पहले उसका नाम सदानीरा था। और जो सतलज है वो सुतुद्री थी। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहले 3 में हम लोग देखेंगे 2 रिपीटेड मिल गया। आते हैं दोस्तों अगला 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी पे कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल स्थित है दोस्तों, ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर है बोध गया। हमको पता है कि बोध गया में ही जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल के नीचे। और ये बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर है, निरंजना नदी। तो दोस्तों निरंजना नदी के बारे में हम लोग पिछले दिनों में नहीं पढ़े थे। हालांकि बौद्ध धर्म से सारे रिलेटेड जो स्थल थे उनके बारे में पढ़े थे, जबकि हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड 2 नदियां हैं, उन दोनों नदियों को होमवर्क कर देते हैं। पिछले दिनों में उन दोनों नदियों के बारे में हम लोग पढ़े थे कि किस जगह पे जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने वस्त्र का त्याग किया था और किस नदी के पास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये दोनों नदियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको आप होमवर्क के तौर पे देख सकते हैं। अगर आप पुराने लेक्चर्स को देखे होंगे तो इसके आंसर्स को आप देने में सहज होंगे। तो दोस्तों बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पे है। आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो जो अशोक का समकालीन तुर्मय था वो मिस्र का निवासी था, मिस्र का निवासी था दोस्तों। और जो सीरिया का निवासी था उसका नाम था अंतियोक। और जो सीरिया का निवासी राजा था उसका नाम था
अशोक के टाइम पीरियड में अंत्योक। अंत्योक भी दोस्तों एक बेहद इंपॉर्टेंट है। मिस्र और सीरिया ये दो बेहद इंपॉर्टेंट थे। आगे अगर हम लोग देखें मेसिडोनिया को, तो मेसिडोनिया का जो था उसका नाम था अत्तिकिन, अत्तिकिनी। तो अत्तिकिन या अत्तिकिनी ये मेसिडोनिया का था। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि जो तुर्मे था वो मिस्र का राजा था। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यानी 3 ऑप्शन इसमें सही हैं, एक ही गलत है। तो दोस्तों हमको पता है कि जो हर्ष हैं वो कर्पूर मंजरी के राइटर नहीं है। जो हर्ष हैं वो हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है और पिछले दिनों में इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये 3 इनकी बुक है। आसानी से हम लोग कर्पूर मंजरी को गलत करेंगे और यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी मालविकाग्निमित्र जिसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में भी पढ़े हैं, ये कालिदास की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है और सौदरानंद अश्वघोष का है। तो ये तीनों सही है, एक ही गलत था, कर्पूर मंजरी हर्ष का दिया था। जबकि हमको पता है कि जो कर्पूर मंजरी के लेखक हैं उनका नाम है राजशेखर, राजशेखर। और राजशेखर के बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड था, इसको ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वह चोल राजा कौन था जिसके काल में जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी। हम लोग देखेंगे पहले एक चोल शासक, चोल की जो नेवल पावर थी, जो नैविक शक्ति थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। हम लोग कहने की तो भारतीय इतिहास में अगर हम लोग कुछ नेवल पावर को देखना हो तो उसमें चोल को टॉप पे रखेंगे। चोलों में ही राजेंद्र प्रथम था जिसने जाके श्रीलंका को जीत लिया था। बेसिकली जो उत्तरी श्रीलंका थी वो पूरी जीत लिए थे। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कुलोत्तुंग प्रथम के ड्यूरेशन में जो श्रीलंका का एक शासक था उसने खुद को फ्री कर लिया, खुद को स्वतंत्र कर लिया। और बाद में कोई ऐसी आक्रामक कार्रवाई भी कुलोत्तुंग प्रथम ने नहीं की, बल्कि अपनी पुत्री की शादी उससे कर दी। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम लोग श्रीलंका के उस राजा का नाम देखें तो यहाँ पे नाम लिखा है राजा विजय बाहु। तो वो राजा था दोस्तों विजय बाहु जिसने श्रीलंका को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, राजा विजय बाहु। और वो कुलोत्तुंग प्रथम के टाइम पीरियड में हुआ था। आते दोस्तों, और यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे मेडुअल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। कह रहा है कि किसके सिक्के पे बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम मिलता है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये न्यू क्वेश्चन है। तो जो बगदाद के अंतिम खलीफे का नाम मिलता है वो 2 के नाम पे मिलता है। एक तो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, और दूसरे हैं अलाउद्दीन महसूद शाह। लेकिन चूंकि पूछा है सर्वप्रथम, तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है वो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे मिलता है, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। तो हम देखेंगे जो बगदाद के अंतिम शासक हैं उनका जो नाम है वो मिलता है। हालांकि नाम 2 पे मिलता है, इल्तुतमिश पे भी मिलता है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देंगे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में सर्वप्रथम पूछा हुआ है इसलिए इसका सही आंसर अलाउद्दीन मसूद शाह होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। यानी हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट ईरा में भी हमारा जो ट्रेड था वो काफ़ी विकसित था, समुद्री मार्ग से भी हम लोग व्यापार में अग्रणी और उन्नत थे। तो हम लोग अगर इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों पश्चिमी तट पे कौन सा स्थित था, तो दोस्तों जो हमारे पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह थे उनका नाम था नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलसिडा। ये 4 हमारे एंशिएंट पीरियड के यानी संगम काल के ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पत्तन थे, नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलसिडा। अब अगर हम लोग ऑप्शन में है तो देखिए मुसरी यहाँ पे है और तोंडी भी है, तो यानी 3 होना चाहिए। तो 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और 4 भी होना चाहिए तो यहाँ पे नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आते दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, फेमस है। तो दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था ये हम लोग कर चुके हैं। ये होमवर्क लिख लेते हैं, एक बार रिवीजन आप कर लीजिए कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। हम देखेंगे अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। उसी के बाद से जो भारतीय बुक्स हैं, जो हिंदुज़म की बुक्स हैं या जो भी हम लोग कह लें बुक्स हैं,
उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया गया। तो हम लोग रामायण और महाभारत को पढ़ चुके हैं, रामायण और महाभारत को, उसको होमवर्क लिख लेते हैं। अब आते हैं कि तेलुगु अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों जो इसका तेलुगु अनुवाद हुआ था वो नत्रय ने किया था और 13वीं से 14वीं सदी के बीच में किया गया था। लेकिन इससे तो हम देखेंगे कि नत्रय तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे नहीं है, तो इन दो में नहीं है। अब इसके बाद से आता है कि ऑप्शन बी बचा हमारे पास और ऑप्शन सी बचा हमारे पास। अब हम लोग देखिए जो टिक्कन थे दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी कोशिश 13वीं सदी में टिक्कन ने की थी और इसको पूर्ण किया गया था येररन के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसको नत्रय ने स्टार्ट किया था और आगे इसने 3 लोग के साथ मिलके, जिनमें टिक्कन थे और अगले जो फिनिश किए थे वो थे येररन। लेकिन इसमें टिक्कन का नाम है लेकिन येररन का नाम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 नाम याद रखेंगे दोस्तों, नत्रय ने स्टार्ट किया था, फिर टिक्कन ने इस पर कोशिश की और फाइनली इसको फिनिश किए येररन ने। आते दोस्तों अगला नंबर, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, ये न्यू क्वेश्चन था। आते हैं अगला 11th नंबर क्वेश्चन। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया। तो हम देखेंगे दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हरिविजय सूरी जो थे इनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया है और अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि दी थी, जगत गुरु की उपाधि दी थी। साथ ही साथ एक और लोग थे जिनका नाम है जिनचंद्र सूरी। ये हरिविजय सूरी थे और अगले का नाम है जिनचंद्र सूरी। और जिनचंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी, युग प्रधान की। इस चीज को ध्यान देंगे दोस्तों। तो जगत गुरु की उपाधि दी थी हरिविजय सूरी को अकबर ने। आगे आते दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देकर हम लोग, तो अकारिजा ऑप्शन में है। ये बहुत आसान है पहचानना। तो हमको पता है कि मुगल पीरियड में क्या था कि जो चित्रकारी थी वो काफ़ी उत्कर्ष थी और बीपीएससी में पिछले साल की बिहार पीसीएस सर्विस कमीशन में देखें तो यही क्वेश्चन था कि किसके पीरियड में जो है कि मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी। तो जहांगीर के पीरियड में थी दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो अकारिजा था वो हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार था जो कि जहांगीर के नेतृत्व में था। तो हम लोग देखेंगे कि अकारिजा तो था, तो यानी ऑप्शन 3 को ढूंढिए दोस्तों, तो 2 ऑप्शन आप आसानी से काट देंगे। अकारिजा क्योंकि जहांगीर पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक था। अब हमारे पास बच रहे हैं या तो, क्योंकि 3 तो सही हो गया, तो या तो अब्दुस्मद होंगे या मीर सैयद अली होंगे, या तो अबुल हसन होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो जहांगीर की जो अन्य चित्रकार हैं अगर उनका हम लोग नाम देखें तो उनमें है मनोहर, दौलत, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ये 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन। ये आप लिख लेते हैं, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन। ये 4 जो इसके बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकारिजा था। इन्हीं के नेतृत्व में जहांगीर ने एक चित्रणशाला की भी स्थापना करवाई थी, एक चित्रणशाला की भी स्थापना करवाई थी। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एंशिएंट का मेडुअल का भले है दोस्तों, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। इस तरह से आप देख सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में चला गया था। दोस्तों हम लोग देखेंगे तो समय के साथ जो मराठा है, मराठा शक्ति का भी पतन होने लगा, क्षीण होने लगा। और उनके जो राजा राम थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी उनका नाम था और ताराबाई, और ताराबाई का एक 4 साल का पुत्र था, उसका नाम था शिवाजी द्वितीय। तो चूंकि पिता की मृत्यु के समय शिवाजी द्वितीय नाबालिग थे, केवल 4 ईयर ओल्ड थे, इसी के लिए इनकी संरक्षण में हम लोग कहते हैं कि इनकी जो संरक्षिका थी खुद इनकी माताजी थी और उनका नाम था ताराबाई। इसका सही आंसर है ताराबाई। आगे 11th नंबर क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो अगर दोस्तों हम लोग अकबर को देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के करीब में, एग्जैक्ट देखें तो 1599 में स्थापना इसकी हुई थी। और ये पीरियड अगर हम लोग देखें तो
ये पूरा का पूरा जो दौर है ये अकबर का दौर है, अकबर का दौर है। अकबर नियर अबाउट 15 ईयर तक थे और हमको लगता है कि एग्जैक्ट अगर देखने की कोशिश करें, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन 1580 से लेके और 1620 के बीच तक अकबर थे। तो यानी एक बार आप इसकी जो करेक्ट जो अकबर का टाइम पीरियड है, अकबर का जो टाइम पीरियड दोस्तों, इसको होमवर्क के तौर पे देख लेंगे टाइम पीरियड। लेकिन इतना श्योर है कि 1600 के अप्रॉक्सीमेट उसी के एक साल पहले नियर अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में उस वक्त अकबर थे। आते हैं दोस्तों आगे, और ये हम लोग का एक उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम है जो कि गौरव सर के नेतृत्व में चलाया जाता है। इसका जो न्यू बैच है दोस्तों वो 15 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के तुरंत बाद स्टार्ट किया जाएगा। हम देखेंगे कि इसमें इस बार यूपी पीसीएस के लिए भी सेपरेट बैच है। हाल के दिनों में दोस्तों देखिए हम लोग तो यूपी पीसीएस में भी हिंदी मीडियम के रिजल्ट गिरते जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग यूपी पीसीएस के एकदम सेपरेट बैच बनाए दोस्तों। हमारी टीम की अगर हम लोग अपने प्रोग्राम की विशेषताएं बताएं तो देखिए विशेषज्ञों के द्वारा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसका माइक्रो एवं मैक्रो एनालिसिस किया जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आ सके इसलिए ग्राफ और केस हिस्ट्री कैसे यूज करें इसको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आंसर राइटिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमको 9711143850 या 9711143850 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो था अफगानिस्तान के काबुल में बनी थी और जर्मनी की सहायता से बनी थी, जर्मनी की सहायता से बनी थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे आते दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे इनको राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दी थी। और अकबर सेकेंड के कहने पे ये जो है कि ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन इसलिए गए थे कि अकबर सेकेंड की जो पेंशन है, जो तनख्वाह है, उसको बढ़वा सके, उनकी जो पेंशन है उनको उसको बढ़वा सके। हालांकि राजा राम मोहन राय गए तो, लेकिन वहाँ से लौट के नहीं आए और ब्रिटेन में ही उनकी डेथ हो जाती है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदू कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? दोस्तों सर्वप्रथम तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। हम देखेंगे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना नियर अबाउट 19वीं सदी के पहले या दूसरे दशक में ही हो गई थी। उसके बाद से दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1820 या 22 में। आते हैं दोस्तों एग्जैक्ट देख लेते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे कि जो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय की थी वो 1817 में की थी, यानी दूसरी दशक जो हम बोले थे वो बिल्कुल सही है। 1817 में एग्जैक्ट दोस्तों अगर नहीं याद होता है तो आप इसी तरह याद कीजिए, पहले दशक में हुआ था या दूसरे दशक में हुआ था। आगे हम लोग दिल्ली कॉलेज देखिए तो देखिए तीसरे दशक में हुआ था 1824 में, यानी हम लोग कह सकते हैं दोनों के बीच में लगभग 7 साल का अंतर था। उसके बाद से जो है कि मेयो कॉलेज का स्थापना हुआ था और उसके बाद से मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का। तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे पहले स्थापना हुआ था वो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और कहाँ पे? कोलकाता में। शारदा अधिनियम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो लड़कियों की उम्र थी वो 14 साल, जिसको हम लोग नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, और जो लड़कों की उम्र थी उसको 18 साल की गई थी। इस चीज को ध्यान देंगे। आते हैं दोस्तों अगला, समाचार, चार पत्र और भाषा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और इसको हम लोग पिछले दिनों में भी अच्छे से किए हैं दोस्तों। जिसमें भारत मित्र है वो हिंदी की है। हालांकि भारत मित्र इस बार नई आई है, मतलब इसके पहले भारत मित्र का वर्णन हमको समाचार पत्र में कहीं नहीं मिला है। तो ए को हम लोग आसानी से अगर 3 मिलाएं तो इसका आंसर तो मिल गया सी, क्योंकि भारत मित्र दोस्तों नाम से लग रहा है कि हिंदी है। आते हैं अगला हम लोग, तो देखिए अगर राष्ट्र मत को देखने की कोशिश करें दोस्तों तो राष्ट्र मत ये मराठी है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो केसरी थी वो भी मराठी थी। तो राष्ट्र मत दोस्तों मराठी है। अब हमारे पास प्रजा मित्र बच रहा है, तो प्रजा मित्र जो है वो गुजराती है। और जो नायक है दोस्तों तो वो बंगाली है, यानी जो नायक नाम का समाचार पत्र था उसकी लैंग्वेज जो थी वो बंगाली थी। इस चीज को ध्यान देंगे। आते दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर से बाहर निकाला? तो दोस्तों जितने भी
आंदोलन थे, हम लोग खासतौर पे 20वीं सदी के आंदोलनों को देखें तो ये महसूस किए कर लिया गया था 20वीं सदी में कि अगर इंग्लिश को भगाना है, अंग्रेज को भगाना है, तो सभी वर्गों का साथ होना जरूरी है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वकील हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो, चाहे ग्रामीण हो, शहरी हो, तो इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। और अगर हम लोग अरेंज करने के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आता तो स्वदेशी आंदोलन हमको पता है बंग भंग आंदोलन के ड्यूरेशन में हुआ था, उसके बाद से होम रूल मूवमेंट हुआ। असहयोग आंदोलन हमको पता है कि दोस्तों कि ये खिलाफत मूवमेंट के साथ ऐड करके किया गया था, ये 1920 की घटना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की घटना है। फिर इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौते के बाद वापस कर लिया गया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों, इसको हम लोग रिपीटेड है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में देखेंगे तो कुछ प्रावधान ऐसे आए थे कि भारतीय भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो विधानसभाएं थी उनमें। तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833। 22 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। और एक बार दोस्तों जितने भी एक्ट आए हुए हैं, खासतौर पे जितने 4 चार्टर एक्ट आए हैं दोस्तों, 4 चार्टर एक्ट आए हैं, उन चारों चार्टर एक्ट पे एक बार नज़र जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चारों चार्टर एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के लगभग चांस है। तो एक बार कम से कम होमवर्क के तौर पे आप देख जाइए कि चार्टर एक्ट को जरूर पढ़ जाइएगा, चार्टर एक्ट को। तो आगे आते हैं दोस्तों, 22वां नंबर क्वेश्चन है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए? तो इसका सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल। तो दोस्तों जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल चुने गए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 23rd नंबर क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित जो मंत्रिमंडल थी, यानी जो अंतरिम जो 1937 में जो चुनाव हुआ था दोस्तों, उनमें यूपी में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? क्वेश्चन है कि 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें यूपी में जो सरकार बनी थी, उनमें वित्त विभाग किस मंत्री को दिया गया था, इसको बताना है। तो दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। जो वित्त विभाग है वो रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। इसको ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे है कि कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो सरोजिनी नायडू थी वो कानपुर की थी, कानपुर में इन्होंने फर्स्ट बाइट नियर अबाउट 1925 में शायद की थी, अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन सरोजिनी नायडू कानपुर से संबंधित है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हरिपुरा। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके सही आंसर पे। ऑप्शन नंबर इसका बोल रहा है सी, यानी बी का 4, सी का 2 और डी का 1 आते हैं दोस्तों। देखिए सी का 2 हम लोग मैच किए हैं, तो यहाँ पे सी का 2 ही है। डी का हम लोग यहाँ पे 1 देख रहे हैं, और हम लोग भी सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा से मिला है, यानी डी का 1 मिला है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये हम लोग पहले किए हुए भी, और इनमें क्या क्या प्रावधान थे नियर अबाउट ये भी हम लोग खासतौर पे जो हरिपुरा अधिवेशन वाला है उसको अच्छे से किया है। तो ध्यान देंगे कि इसमें जो आगे जो बच रहा है उसको देख लेंगे। तो दोस्तों जो नासिक में सम्मेलन हुआ था वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो जो नासिक में हुआ था उसके पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बाकी हम लोग सरोजिनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस का पहले पढ़े हुए हैं। अब बचा मद्रास और अंसारी। तो जो मद्रास का था उसकी अध्यक्षता अंसारी ने की थी, और जो नासिक में हुआ था इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। दोस्तों इसमें केवल ये मद्रास का हम लोग नहीं पढ़े थे, बाकी तीनों हम लोग पढ़े थे, जबकि हम लोग जान रहे कि अगर इसमें से हमको केवल हरिपुरा वाला याद रहता तो भी ये क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हिस्ट्री के 24 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इस तरह से आप रिपीटेड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में देख सकते हैं। आइए दोस्तों ज्योग्राफी में भी देखते हैं। कह रहे हैं कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये पश्चिमी वाहिनी है, और ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, और वो पर्वत श्रेणी हैं विंध्याचल और सतपुड़ा। ये नदी बही और विंध्याचल सतपुड़ा, यानी विंध्याचल नॉर्थ में है और सतपुड़ा इसके
साउथ में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग किए हुए हैं। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। एक साइड में झील दिखा है दोस्तों, दूसरे में उसकी औसती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोग किए हुए हैं। लोनार झील बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में, तो नहीं दोस्तों, जो लोनार है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पे सीधे थर्ड पे जाए तो कोलेरू को यहाँ पे आंध्र प्रदेश कह रहे हैं, तो कोलेरू आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल सही। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग किए हुए हैं। पुलिकट को केरल कह रहे हैं, जबकि पुलिकट तमिलनाडु का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये चारों झील, इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़े हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो वो दामोदर नदी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दामोदर नदी जो कि झारखंड के खमार पाट से निकलती है, और ये क्या है कि जैविक मरुस्थल है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है दोस्तों, और इसको भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2696 मीटर, 2696 मीटर दोस्तों। आगे आते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो दोस्तों रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, और जायद की फसल क्या होती है, पूर्व के दिनों में हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। देख ले तो रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है, जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में, और जो जायद की है वो मई जून में बोई जाती है। लेकिन जो खरीफ की फसल है दोस्तों वो नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है, जबकि जायद की फसल का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, मई जून में बोई जाती है, और जुलाई अगस्त में इसको काट लिया जाता है। इसको आप देख सकते हैं। आगे हम देखें कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो दोस्तों जो इसमें सरसों है, ये सरसों खरीफ की फसल ना होके ये रबी की फसल है। जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे वो जानते होंगे कि जब गेहूं की खेती होती है, जब कटाई होती है, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे सरसों भी उसी में बोया गया रहता है, यानी गेहूं और सरसों ये वन टाइम पीरियड की है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। याद करने का दोस्तों अगर तरीका देखें, देखिए गेहूं से रोटी बनेगा, और आलू की सब्जी, आलू हम लोग चना भी डालते हैं, मटर भी डालते हैं। देखिए आलू मटर और चना बनाने के लिए हमको तेल तो चाहिए, तो सरसों से तेल निकल जाता है। तो देखिए पूरी आलू और सब्जी आपकी तैयार हो गई। बस आपको याद करना होगा जौ और राई को। तो अगर हम लोग रोटी सब्जी तैयार कर लें, फर्स्ट क्लास गेहूँ हो गया, आलू से सब्जी तैयार हुआ, और सरसों से और मटर चना ये मतलब मिलाने के लिए हो गया। तो देख लीजिए यहाँ से आसानी से रबी की फसल हम लोग देख सकते हैं। जौ और राई दो ही याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है दोस्तों सरसों। सरसों चूंकि रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में तंबाकू की कृषि के बृहत्तम क्षेत्र हैं। दोस्तों जो तंबाकू की कृषि होती है वो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होती है। ये 2010 का डेटा है। न्यू डेटा एक बार दोस्तों देख लेंगे, जबकि न्यू डेटा में भी जो आंध्र प्रदेश है वो तंबाकू की कृषि के बृहत्तम क्षेत्र है। ये 2016 का डेटा था, और उसमें भी आंध्र प्रदेश को ही दर्शा रहा है, यानी आंध्र प्रदेश ही तंबाकू की कृषि में बृहत्तम है। दोस्तों वर्ल्ड में कौन टॉप पे है तंबाकू की कृषि में, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होमवर्क कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन एक खुला सागरी बंदरगाह है। तो दोस्तों जो चेन्नई बंदरगाह है वो एक खुला सागरी बंदरगाह है, जो चेन्नई बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों। विशाखापत्तनम जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और खुला सागरी बंदरगाह जो है वो चेन्नई है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, इसको बताना है। देखिए दोस्तों नागार्जुन सागर जो है वो गोदावरी नदी पे ना होके कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। और हम लोग ध्यान देकर तो नागार्जुन सागर को कृष्णा नदी में मिलाना बहुत आसान है। हम देखेंगे कि कृष्ण जी का संबंध नाग से भी है, इन्होंने एक कालिया नाग था उसका वध किया था, और अर्जुन से तो संबंध है ही है, बच्चे को पता है। तो देखिए नाग भी मिल गया और अर्जुन भी मिल गया, तो नागार्जुन सागर हो गया कृष्णा नदी पे। बाकी नांगलबाद जो है वो सतलज पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, और हीराकुंड महानदी पे। तो हीरा महान लोगों के पास होता है, तो हम देखेंगे कि हीराकुंड बांध महानदी पे है। आते दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान वन पाया जाता है। दूसरे जो सागवान वन पाया जाता है वो पाया जाता है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। लगभग 55% जो वन पाए जाते हैं सागवान के वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि सागवान के लिए जो वर्षा होती है बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 150 to 200 सेंटीमीटर के करीब में वर्षा चाहिए इसके लिए।
और ये एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों जो अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो अपतटीय एरिया, चूंकि बॉम्बे हाई एक अपतटीय एरिया है, एक अपतटीय क्षेत्र है, इसलिए सर्वाधिक बॉम्बे हाई में किया जाता है। ऑप्शन हो गया इसका सी। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का, और दोस्तों अगर इसमें रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग देखें तो सागवान वाला रिपीटेड नहीं है, बल्कि और जो ये क्वेश्चन है बांध वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो बंदरगाह है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखें तो तंबाकू की कृषि रिपीटेड नहीं है। आते दोस्तों हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो दोस्तों जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है वो है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, हालांकि ज्वारीय ऊर्जा के लिए कच्छ की खाड़ी भी फेमस है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र है वो है खंभात की खाड़ी। आते दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि एक तरफ खनन क्षेत्र है और दूसरी तरफ खनिज है, इसको हमको मैच कराना है दोस्तों। तुमको पता है कि जादूगुड़ा यूरेनियम से, इसको हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन में कई बार पढ़े हैं और ये झारखंड में स्थित है। तो अगर हम लोग सी का 2 मिलाएं, सी का 2 जाएंगे तो एक ही ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों जो गुरु महिषानी है, जो गुरु महिषानी है इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, और गुरु महिषानी लॉ है इसके, गुरु महिषानी। दोस्तों इकोनॉमिक जियोग्राफी बेहद इंपॉर्टेंट है और बेसिकली हम लोग देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो गुरु महिषानी लॉ है इसके, एक हम लोग आसानी से 3 मैच कराएंगे। और अगर हम लोग तलचर को देखें तो तलचर कोयला क्षेत्र है। तलचर जो खनन क्षेत्र है वो कोयला से रिलेटेड है। अब बचा जावर, तो जावर जो है दोस्तों वो शीशा के लिए है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है एमपी। मैग्नीज सर्वाधिक एमपी में होता है, उसके बाद से महाराष्ट्र और उड़ीसा का नंबर है, और ये वर्तमान के डाटे के हिसाब से मैग्नीज सर्वाधिक एमपी में होता है। तो ये करेंट का डाटा भी है दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं है। आगे आते हैं दोस्तों कि करा कि अरल सागर के किनारे हैं, तो अरल सागर 2 देशों के बीच का है, वही कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दोस्तों हम लोग भूमध्य सागर के बारे में स्पेशल क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो आप भूमध्य सागर किन देशों के बीच में एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक होमवर्क के तौर पे कैस्पियन सागर देख लीजिएगा कि कैस्पियन सागर किन देशों से घिरा हुआ है। ये होमवर्क हो गया दोस्तों। आप इसको हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आइए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से तो मृत सागर होगा, लेकिन वैसे वान झील में पाई जाती है। वान झील की जो लवणता है वो 330% के करीब में है। इस चीज को ध्यान देंगे, सर्वाधिक वान झील की है, फिर मृत सागर की है। चूंकि ऑप्शन में वान झील है नहीं, इसलिए मृत सागर इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जो डेथ वैली है, ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान देंगे। और ये भी जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देंगे। और ये भी जो रिपीट है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो अमेरिका का, जो कैलिफोर्निया का, दक्षिणी अमेरिका का जो मृत वैली है, जो डेथ वैली है, वो किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण। दोस्तों जीएस के स्पेशल में भी इसको हम लोग पढ़े हैं, इसका सही आंसर है डी। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो दोस्तों कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, ये हमको बताना है। तो हम लोग अगर इसमें ध्यान दें तो जो सवाना है ना दोस्तों, अगर हम लोग ये देखें तो ये हो गया आपका अफ्रीका, तो वेल्ड यहाँ पाया जाता है, लेकिन सवाना का एरिया ये है। तो जो अफ्रीका है, तो जो सवाना वाला एरिया है वो है आपका उष्ण। जो सवाना का मैदान है वो उष्ण घास का मैदान है, ना कि शीतोष्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डाउन्स हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो पंपाज हमको पता है दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका की अर्जेंटीना में पाई जाती है। इसलिए भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? दोस्तों ध्यान देंगे, प्रभावी कारक पूछ रहा है, ना कि कारक पूछ रहा है। कह रहा है सागरीय प्रदूषण, तो बिल्कुल सही दोस्तों। अगर सुपोषण की स्थिति आती है तो सागरीय प्रदूषण भी विरंजन का एक कारण है। कह रहा है कि लवणता में वृद्धि, तो लवणता में वृद्धि भी एक कारण है। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि, तो ये भी एक कारण है। रोग एवं महामारियों का फैलना, ये भी कारण है, लेकिन बहुत माइनर सा कारण है। अब देखिए दोस्तों कि तो सबसे कम जो है वो रोग एवं महामारियों का रोल है। सागरीय प्रदूषण का जो रोल है दोस्तों वो उसके बाद से है। बाकी लवणता में वृद्धि उसके बाद से है, लेकिन सर्वाधिक कारण है वो तापमान में वृद्धि। समझते हैं दोस्तों कैसे?
क्योंकि अगर तापमान में वृद्धि हो जाएगा तो हिम ग्लेशियर पिघल के आ जाएंगे आपके और वाटर लेवल में, और वाटर लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। और हिम ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो हमको पता जो हिमालयी नदियाँ हैं उनका जल स्तर बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो अवसाद ला के जमा करेंगे। तो सबका एक ही रीज़न है, वो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो इसका मेन जो कारण है, जो सबसे प्रभावी कारण है, वो है ऑप्शन नंबर सी। 43rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। खैर निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों रसिया है। और इसके बाद से जो रसिया के बाद से अगला नंबर आता है वो है बोत्सवाना का, और ये करेंट में भी यही डाटा है, रसिया ही हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद से सेकंड पे बोत्सवाना है। 44th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, और ये करेंट का भी यही है। तो सर्वाधिक वेनेजुएला के पास है, उसके बाद से सऊदी अरब का नंबर आता है, फिर इराक का नंबर आता है। तो सेकंड पे सऊदी है और थर्ड पे इराक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली रबी है कि जायद है कि खरीफ है? ये होमवर्क लिख लेते हैं दोस्तों। और कहाँ की प्रमुख फसल है? तो गैम्बिया की प्रमुख फसल है दोस्तों। तो जो मूंगफली की फसल है वो गैम्बिया की, और जीडीपी में लगभग इसके 7% का हिस्सा अकेले मूंगफली का है। आते दोस्तों 46 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों को सही आरोही क्रम में अरेंज करिए। दोस्तों हमको पता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक देशों को देखें तो भारत की पोजीशन 7 पे आती है, उसके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया की आती है 6 पे, उसके ऊपर ब्राज़ील का आता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो भारत से अधिक है वो ऑस्ट्रेलिया भी भारत से अधिक है और ब्राज़ील भी भारत से अधिक है। लेकिन आरोही क्रम का मतलब हुआ कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब देखिए यहाँ पे भारत को सबसे छोटा बोल रहा है, वो भी अर्जेंटीना से भी छोटा बोल रहा है। भैया हम ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से तो छोटे हैं, लेकिन हम अर्जेंटीना से छोटे नहीं हैं, काट दीजिए। आ रहा है कह रहा है कि ब्राज़ील यहाँ पे भारत को सबसे बड़ा दिखा रहा है, तो भैया भारत सबसे बड़ा भी नहीं है, हम तो ब्राज़ील से छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया से छोटे हैं। ए को भी काट दीजिए। बी पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान दे तो अर्जेंटीना को सबसे बड़ा दिखा रहे हैं, जबकि हमको पता है कि टॉप 7 में तो भैया भारत है, लेकिन अर्जेंटीना टॉप 7 में भी नहीं है। तो यानी ये भी गलत हो गया, अर्जेंटीना सबसे बड़ा नहीं है। अब आता है कि कौन सही है? तो अर्जेंटीना सबसे छोटा है, फिर भारत है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का जिसका नंबर 6 है, फिर ब्राज़ील जिसका नंबर 5 है। बाकी 1 2 3 4 पे कौन है दोस्तों? ये होमवर्क कर लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं। आप हमको इसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों सही सुमेलित नहीं है वो है बंतु सहारा। जो दोस्तों जो बंतु हैं वो निग्रिटो जनजाति हैं, वो निग्रिटो जनजाति हैं। और ये सहारे के एरिया में ना पाके ये पूरे के पूरे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जो पूरा अफ्रीका का भूमध्य रेखीय भाग है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, ना कि सहारा में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि सहारा का विस्तार बहुत लंबा है और ये केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। तो ये निग्रिटो से संबंधित है। एक तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं अफ्रीका के। तो इसका सही आंसर है बी। बाकी मसाई पूर्वी अफ्रीका के हैं, जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नुबा सूडान के हैं, इनके बारे में भी हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हैं। फुलानी इसमें एक नया था दोस्तों, तो फुलानी का संबंध जो है वो पश्चिमी अफ्रीका से है, ये सही है। केवल इसमें नया फुलानी था, बाकी बंतु, मसाई और नुबा के बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हैं। इसको भी हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन तो बोल ही सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम पढ़े हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये थार का मरुस्थल। अब आते दोस्तों कि इसके बाद से 49 नंबर क्वेश्चन, जहां से जनसंख्या एवं नगरीकरण स्टार्ट हो गया। और बाकायदे दोस्तों 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण में बना चुके हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी इसके परे नहीं जाने वाला है, और सारे क्वेश्चन आपकी जनसंख्या एवं नगरीकरण के लग जाएंगे। तो हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण पूरी तरह से छोड़ेंगे। जियोग्राफी का स्टडी करें दोस्तों तो हम देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन अगर नियर अबाउट 24 क्वेश्चन के करीब में जियोग्राफी का आया है, और 20+ क्वेश्चन रिपीटेड था पिछले 12 साल का। आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। आते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण पे, चूंकि हम लोग काम कर चुके हैं तो इसलिए वहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। राज्य व्यवस्था पे आते हैं दोस्तों। राज्य व्यवस्था में करें कि राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो दोस्तों ऐसी 4 कंडीशन है जिसमें राज्य सूची के विषय पे जो सेंटर है, जो हम कहते हैं पार्लियामेंट है, वो कानून बना सकते हैं। आपको आर्टिकल्स बताया जा चुका है, उसके बारे में आप बता सकते हैं हमको कमेंट करके, ये होमवर्क है। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ चारों कंडीशन कौन सी हैं। तो 4 कंडीशन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि एक कंडीशन है,
दूसरी कंडीशन है अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये मांगे कि भैया बना दो तो बना देंगे। थर्ड ये है कि आपातकाल का दौर राष्ट्रपति शासन। और अगला ये है दोस्तों जो फोर्थ है, तो फर्स्ट एक तो हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, सेकेंड हो गया 2 या 2 से अधिक राज्यों की विनती पे, थर्ड हो गया कि राष्ट्रपति शासन का ड्यूरेशन वो 2 बना सकती है, और फोर्थ हो गया कि अगर राज्य सूची के विषय को पे खुद राज्यसभा मतलब और 2/3 बहुमत के साथ ये पारित कर दे तो बना सकती है। इसका दोस्तों आप लोग आर्टिकल जरूर याद कर लेंगे, इस बार पूरा चांस है इसको आने का। तो इसका सही आंसर हो गया यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और इस वक्त दोस्तों 66 विषय नहीं है राज्य सूची में, 59 है। करेंट का ये है कि करेंट में 59 सब्जेक्ट हैं राज्य सूची में, इसको ध्यान देंगे। पहले 66 थे और जिस ड्यूरेशन के क्वेश्चन है 61 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 59 सब्जेक्ट हैं। ये करेंट का है तो इसको ध्यान देंगे। कह रहा कि आगे उद्देशिका संविधान का भाग है, ये किस में डिसीजन दिया गया, तो हम देखेंगे जो दोस्तों बेरूवारी विवाद हुआ था, तो बेरूवारी में ये बोला गया था कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इसको संविधान का हिस्सा माना गया। केशवानंद भारती में भी इसको संविधान का हिस्सा माना गया। तो इसका सही आंसर है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी 56। और ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर चुके हैं। ऊपर वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। हमको पता है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 में भाग 4 करके 4 करके एक ऐड किया गया, और 42वां संविधान संशोधन याद करेंगे, और कुल 10 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज तैयार किए गए। बाद में एक संशोधन किया गया, वो संशोधन है 86, और इसके माध्यम से 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। वो कौन सा था फंडामेंटल ड्यूटी जो 11वां है, ये होमवर्क है दोस्तों। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर चुके हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटी को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लीजिएगा। हालांकि 4 जो हम लोग पेपर्स के हिसाब से सेट किए हैं वो है कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, क्योंकि अभी तनाव की स्थिति चल रही है, तो फंडामेंटल ड्यूटी अगर आएगा तो हो सकता है ये ऑप्शन उसमें सेट रहे। आगे है कि हमारी सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। तो हाल के दिनों में और ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकसित करें। तो कोरोना के पीरियड में हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कितनी जरूरत है, ये इंपॉर्टेंस रख दी। रूढ़िवादिता को कम करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक शामिल है, तो इस बार जब भी इंपॉर्टेंट है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इस बार हम देखेंगे कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए हैं, खासतौर पर अगर हम लोग दिल्ली दंगा ही देखें तो जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की बहुत नुकसान पहुंचाई गई। तो ये चारों बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा तो उम्मीद है चारों रहे। हालांकि दोस्तों 11th जो ऐड किया गया उसको भी देख लीजिएगा, और बाकी जो पहले से हैं एक बार उन पर नज़र जरूर फेर लीजिएगा। तो आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तुमको होता है पार्लियामेंट में राष्ट्रपति और जो संसद है, भारतीय संसद है, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल है। इन तीनों को मिला के तैयार होता है भारतीय संसद। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा पारित कब होगा, जब तक राज्यपाल संस्तुति ना करे, यानी राज्यपाल की संस्तुति आवश्यक होती है धन विधेयक को पूरा स्थापित करने में। आते दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन में, और इसमें ध्यान देंगे कि वो आर्टिकल है 199। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। आप दोस्तों सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में आसीन होता है। तो जब राज्यसभा के सभापति के रूप में आसीन है, ना कि वो उपराष्ट्रपति के रूप में, तो हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य का क्या काम है, विधान परिषद के सदस्य का क्या काम है। तो इसका आंसर हो गया लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। इस चीज को ध्यान देंगे दोस्तों। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है, तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। 143 आर्टिकल 143 के तहत ये अधिकार उसको मिला है कि वो विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। 61 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति आहूत करता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी के अब तक हम लोग जितने पढ़े हैं ये सब रिपीटेड है, एक भी क्वेश्चन न्यू नहीं है। संविधान में के अनुच्छेद 108 में तो देखेंगे कि जो
108 है आर्टिकल, उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और जो संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो हम देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इस चीज को ध्यान देंगे। धन विधेयक कहाँ पुरस्कृत किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक केवल लोकसभा में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं। और लोकसभा और धन विधेयक का संबंध है आर्टिकल 110। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ेगा? तो मंत्रिमंडल लोकसभा के, ठीक है, तो इसका आंसर है लोकसभा, क्योंकि दोस्तों जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिपरिषद है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका आंसर है लोकसभा। देखिए छोटी छोटी बात अगर पता रहे तो आंसर तक किस हिसाब से हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। 63 नंबर क्वेश्चन सही है। 64 था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो बच्चे से पूछे तो राष्ट्रपति बताएगा। आर्टिकल 155 जो है दोस्तों, आर्टिकल 155 में इसका प्रावधान है। आते दोस्तों, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पॉलिटी का 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हम लोग किए हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 75(3) बोलता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आगे 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है? तो जो सीएजी की नियुक्ति है वो संविधान में है कि आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कि भारत को एक सीएजी होगा, जो कि देखिए कि जो सीएजी होता है और इसको जो हटाने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जिस प्रकार से हटाए जाते हैं उस प्रकार से इसको हटाने की रीति है। यानी इसको जो हटाने की प्रक्रिया है सीएजी को, वो बहुत टफ है। आर्टिकल 148 में इसका संबंध है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग इसको किए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है उसको होमवर्क कर लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी जीने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। फंडामेंटल राइट, तो ये किस वाद में कहा गया था? तो यह गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था। यही एक न्यू क्वेश्चन है। तो यह गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था, इस वाद में कहा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, इसको ध्यान देंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 5, कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए। और ये भी न्यू क्वेश्चन है दोस्तों। आगे कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है तो 6 वर्ष या 65 साल। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो आर्टिकल है हम लोग देखेंगे कि उनके बारे में भाग 15 में चर्चा है। साथ ही जो उनका आर्टिकल है वो है 324 से 329। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? तो दोस्तों जो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी है यही नहीं है, यानी 4 नहीं है, बाकी तीनों संवैधानिक प्राधिकरण है। देख लेते हैं कि आर्टिकल 243 के ये राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, यानी 243 के का संबंध है राज्य निर्वाचन आयोग से। और जो 243 आई है दोस्तों वो राज्य वित्त आयोग की बात करता है, यानी 243 आई राज्य वित्त आयोग की बात करता है। और जो 243 बी है दोस्तों वो जिला पंचायत की बात करता है। तो हम लोग देखेंगे इनमें से 3 जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है, एक को छोड़कर। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में एक जगह है नगौरा, यहाँ पे लिख दें नागौरा, यहीं पे इसका स्टार्ट हुआ था नियर अबाउट 1960 के करीब में। एग्जैक्ट देखिए तो 1959 में हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है? तो 1/3 रिजर्वेशन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देखें, करा भारत में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का है, लगभग 55% से। अब एग्जैक्ट डाटा इस वक्त देख लेंगे, लेकिन इतना तो कंफर्म दोस्तों कि 50% प्लस जो हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र का है। यही रीजन है कि देखेंगे हाल के दिनों में अपनी जीडीपी पूरी डाउन चली गई है, -24 चली गई है। रीजन है कि अपना सेवा क्षेत्र और सेकेंड जो अपना है विनिर्माण क्षेत्र, वो दोनों ठप था। सेवा क्षेत्र को तो सबसे ज़्यादा चोट लगी है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। विनिर्माण क्षेत्र को भी बहुत चोट लगी है।
केवल अपना एग्रीकल्चर पॉजिटिव में है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड है। धारणीय विकास के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो में बना चुके हैं दोस्तों। 17वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसमें बता चुके हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार 17 सस्टेनेबल गोल जरूर देख के जाए। अगला है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा सोर्स है, तो वो है जल विद्युत। धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। आगे 76 नंबर क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था? तो दोस्तों 2004-05 का डाटा था, उस हिसाब से था 27.2%, 27.2%। लेकिन जो 2012 में था वो है 21.9% था। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और एक चीज़ हम लोग ध्यान दें तो जो 12 में था वो था 21.9%, और उसमें बोला गया था कि गांव में अगर लोग 27 रुपया 20 पैसा रोज कमा रहे हैं, यानी महीने का 816 रुपया पर व्यक्ति कमा रहे हैं, तो बीपीएल के ऊपर होंगे, गरीबी रेखा के ऊपर होंगे। और यही शहरों में अगर 33.3 यानी साढ़े 33 रुपये के करीब में जो कमाएंगे, या मंथली उनका 1000 रुपीज़ कमाएंगे, वो बीपीएल से ऊपर होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। लेकिन जिस ड्यूरेशन का क्वेश्चन था उस समय न्यू डाटा नहीं आया था, तो उस समय 37.2 इसका सही आंसर था। आगे करंट का है, वो नहीं करेंगे। आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो दोस्तों अब तो योजना आयोग खैर नहीं रहा, लेकिन चूंकि राज्य सरकारें हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद भी है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद समन्वयकर्ता का कार्य करता था, और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। 79 नंबर क्वेश्चन, स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, वित्तीय समावेशन के लिए प्रारंभ की गई थी। वित्तीय समावेशन, तो इसको वित्तीय समावेशन हेतु स्टार्ट किया गया था, इसको ध्यान देंगे। 80 नंबर क्वेश्चन भी आया। 80वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन में, या जो मुद्रास्फीति का जांच करने में प्रचलित माप कौन सा है? तो दोस्तों भारत में थोक मूल्य सूचकांक है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, लेकिन भारत में है डब्ल्यूपीआई। इसको ध्यान देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन तो नहीं करेंगे दोस्तों। वर्तमान में एमके सिंह है, इसको ध्यान देंगे, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे आते दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन पे, मृगमरीचिका का कारण है? तो प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन है। इसको दोस्तों हम लोग कर भी चुके हैं, ये सारे साइंस के रिपीटेड भी क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है, तो तरंग दैर्ध्य करता है, एकदम हम लोग कर चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि जो रेड कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है जो वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो बैगनी होता है उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। यही रीज़न है, चूंकि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो बहुत दूर तक हमको दिखाई देता है। यही रीज़न है, रेड कलर हमको हमेशा खतरे की घंटी दिखाती है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, यानी जिनको हमारा कान नहीं सुन सकता है, तो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की। तो जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ हैं वो है पराश्रव्य ध्वनियाँ। इस चीज़ को ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। लेजर एक युक्ति है, तो लेजर उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है लेजर के माध्यम से, याद करेंगे, उद्दीप्त विकिरण। और लेजर का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है लाइट एप्लीकेशन बाय एंटीम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि यह एक उद्दीप्त विकिरण इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सीधा फैक्ट आएगा और टिक मारिएगा, उद्दीप्त विकिरण। 88 नंबर क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो चूंकि गर्मी में क्या होता है दोस्तों, इनमें फैलाव हो जाता है। यही रीज़न है कि लोलक की घड़ियाँ जो होता है कि गर्मी में सुस्त पड़ जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, इस पर हम लोग व्यापक चर्चा किए हुए हैं। तो ध्यान देंगे कि इसमें जो नाइट्रोजन है ये नहीं है, बाकी CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तीकरण के कारक हैं? दोस्तों जो ओजोन रिक्तीकरण के कारक हैं वो हाइड्रोजन कार्बन्स भी हैं, हेलोन्स भी हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। तो ऑप्शन इसका डी है, यानी उपयुक्त सभी जो हैं वो ओजोन रिक्तीकरण के कारक है। हमको पता है ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है
और जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, वो ओजोन परत को छेड़ करने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यानी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कारण कि दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। एक कॉमन और आसान सा क्वेश्चन था कि जब बर्फ पिघलती है तो यानी जब बर्फ बनता है दोस्तों तो आयतन बढ़ जाता है, लेकिन जब बर्फ पिघलेगी तो आयतन कम होगा, घटेगा। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है दोस्तों, तो कैसीन नामक एक प्रोटीन के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि दूध का जो धवल रंग होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। 93rd नंबर क्वेश्चन, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है। यह यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन था। तो लाइकेन जो है दोस्तों वो जल जो वायु प्रदूषण है उनके सूचक है। लाइकेन 2 टाइप के होते हैं, कार्टिकोल्स और एक्सिकोल्स। तो अगर हम लोग कार्टिकोल्स और एक्सिकोल्स के बारे में देखें तो दोस्तों जो कार्टिकोल्स होते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे लिखे हैं कार्टिकोल्स, लेकिन जो कार्टिकोल्स होते हैं वो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन है, यानी ये पेड़ों की छालों पर उगते हैं। तो कार्टिकोल्स पेड़ों के छालों पर उगते हैं, छाल पर। और एक्सिकोल्स जो होते हैं वो खाली चट्टान पर उगते हैं, वो खाली चट्टान पे। और देखिए दोस्तों क्यों ये लाइकेन अच्छे सूचक हैं कि अगर लाइकेन वाई के इसलिए अच्छे सूचक होते हैं कि जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पे ये लाइकेन नहीं उगते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। कारण दोस्तों आगे कि पर्ल हरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जिसका प्रकाश संश्लेषण में बहुत यूज होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो पाया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये होगा क्लोरोफिल का फार्मूला, क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का। दोनों में देखेंगे कार्बन है, दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। तो दोस्तों Mg से होता है मैग्नीशियम। इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 95th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कारण निम्नलिखित में इसको सुमिलित कीजिए। एक तरफ वायु प्रदूषक है, दूसरी तरफ प्रभावित अंग है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमको तो पता है दोस्तों कि जो एस्बेस्टॉस धूल है वो फेफड़े को प्रभावित करती है, यानी ए का 3 मिलाएंगे और ए का 3 अगर जाएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी ए और डी गलत हो गया। अब आते हैं दोस्तों सीसा। तो दोस्तों जो सीसा होता है वो मस्तिष्क को डैमेज करती है। तो बी का 1 और बी का 1 जाएंगे तो हमको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा जो है दोस्तों वो प्रभावित करता है उदर को और कारण मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त धाराओं को। ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देंगे। डेंगू बुखार मानव शरीर को निम्नलिखित में से किसकी कमी से होते हैं, तो देखेंगे प्लेटलेट्स कम हो जाता है डेंगू के ड्यूरेशन में। प्लेटलेट्स आपका बहुत नीचे चला जाता है और जैसे ही आपका प्लेटलेट काफ़ी ऊंचा होता है वैसे ही आपका डेंगू ठीक हो जाता है। आते हैं 97th नंबर क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रकाश में पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो द्विहेलिक्स प्रारूप जो है जो डीएनए का उसको पहली बार वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था। वाटसन एवं क्रिक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। तो वाटसन एवं क्रिक ने इसको प्रस्तावित किया था। आगे आते हैं दोस्तों, आगे यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि डीएनए क्या होते हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे। फंक निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो फंक ने प्रोटीन्स का आविष्कार किया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे। प्रोटीन्स दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील प्रोटीन और वसा में घुलनशील प्रोटीन। तो जो जल में घुलनशील प्रोटीन होते हैं वो होता है बी और सी, जल में। बाकी सब वसा में घुलनशील है, यानी आपका जो भी बचा ADE के ये वसा में घुलनशील है। आगे आते दोस्तों, प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया किसकी वजह से होते हैं, इसको ध्यान देना है। तो दोस्तों हम लोग इसको पहले भी किए हुए हैं। जो इसमें दोस्तों जो एड्स होता है दोस्तों वो विषाणु के कारण होता है, यानी एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ए का 3 मिलाएंगे, सॉरी दोस्तों जो एड्स होता है इसको हाँ एड्स दोस्तों वो विषाणु के कारण होता है, सही है। एड्स विषाणु के कारण होता है। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 अगर हम लोग बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 अगर हम लोग खोजेंगे तो यहाँ है बी का 3 और यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तो जो प्लेग है दोस्तों वो प्लेग जीवाणु के कारण होता है और गंजापन जो होता है दोस्तों वो कवक के कारण होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गंजापन हम लोग तीसरी बार पा रहे हैं। तो गंजापन कौन के कारण होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ का कारण होता है। ये भी तीसरी चौथी बार मलेरिया भी मिल रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन, MRI निम्न में से क्या है। तो दोस्तों जो MRI का फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MR से रेजोनेंस, I से इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 101 नहीं करेंगे, बेकार सा क्वेश्चन 2011 का। 102 नंबर का है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा था दोस्तों, तो CPU होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
आते 12 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित में से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, तो वो पूर्वी हिमालय माना जाता है और पश्चिमी घाट माना जाता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इको मार्क पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण जो उत्पाद है उनको दिया जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। 105 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 50 से अधिक देशों को समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो दोस्तों मौसम परिवर्तन समझौता था वो 1994 में प्रभावी हुआ था। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, बट एक बार देख लीजिए 1994 में हुआ था। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो दोस्तों जो आर्द्रभूमियाँ होती हैं वो पोषक पुनर्प्राप्ति के चक्रण हेतु भी उपयोगी हैं, पौधों का अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु भी इंपॉर्टेंट है, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने में, ये भी सही है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित आंकड़ों में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो दोस्तों वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन कहाँ स्थापित नहीं किया गया है ये पूछ रहा है। तो अब तक दोस्तों जो वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं वो कुल है 28, लेकिन जो भारत है यहाँ पे वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। बाकी अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में किया गया है। 108 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और जो 14 नवंबर है दोस्तों यहाँ पे विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो 109 पे आते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये भोपाल में है, ना कि अहमदाबाद में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। बाकी सब सही है, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान आपका देहरादून में है, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है। 110 नंबर क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, यानी तो देखेंगे जो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे। 111 नंबर, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है, तो आर्सेनिक है दोस्तों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि भूमि जल आर्सेनिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहेंगे, इसको ध्यान देंगे। और सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का जो यूज किया था वो टांसले ने किया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होने के कारण तो यहाँ की जो जैव विविधता है बहुत अधिक है। आते दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन पे, कारण निम्नलिखित एक मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो वो है पारिस्थितिकी पदछाप। तो किसी मनुष्य को जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय यानी सस्टेनेबल तरीके से और जीने के लिए आवश्यक भूमि जो होती है वो है पारिस्थितिकी पदछाप। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो वो है यूपी स्पेशल का, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंवले कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आंवला सर्वाधिक प्रतापगढ़ में पाया जाता है, इस चीज को ध्यान देंगे। 60 नंबर क्वेश्चन से समसामयिकी शुरू हो जाती है, इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। समसामयिकी के लिए एक प्रोग्राम आपका 500 चल रहा है, जिसका नियर अबाउट 140 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ये आपको सुबह 8 बजे, आज सुबह 8 बजे, डेली सुबह में 8 बजे आपको मिलता रहेगा, और पेपर के 5 दिन पहले ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर दिए जाएंगे। 100। अब हम लोग सीधा जो है कि समसामयिकी छोड़ेंगे और सीधा हम लोग पहुँचेंगे विविधा पे। करें कि निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी थी? तो दोस्तों विनोद मेहता ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था लखनऊ बॉय अ मेमोयर। तो विनोद मेहता अब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेंगे कि अपनी आत्मकथा को लखनऊ बॉय के नाम से कौन लिखा था? तो विनोद मेहता लिखे थे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन राष्ट्रपति जिन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलनों का संबंध था? देखेंगे तो ट्रेड यूनियन आंदोलन जो थे उनके 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, वीवी गिरी। इसको ध्यान देंगे कि जो ट्रेड यूनियन आंदोलनों से जो संबंधित थे वो थे वीवी गिरी। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो सन 2008 में दोस्तों असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, इसको ध्यान देंगे। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में
सम्मिलित की जाती हैं। तो दोस्तों सड़कें चूंकि ये मानव निर्मित है तो प्राकृतिक पूंजी में नहीं सम्मिलित किए जाएंगे, बाकी सारी की जाएगी। आगे करा 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना स्टार्ट की गई थी। दोस्तों ये योजना है हिमाचल प्रदेश की, इस चीज़ को ध्यान देंगे। हिमाचल प्रदेश ने अपना वन अपना धन योजना शुरू की थी और हिमाचल प्रदेश इस वक्त न्यूज़ में भी है कंगना रनौत की वजह से, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। चिपको आंदोलन का मूल रूप से किससे संबंधित था, तो ये वन कटाई से संबंधित था चिपको आंदोलन, और ये उत्तराखंड का था। इससे सुंदरलाल बहुगुणा जो थी वो इसी से संबंधित थी, और जो चंडी प्रसाद भट्ट थे ये भी। तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये दोनों चिपको आंदोलन से संबंधित थे, जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। और चिपको आंदोलन को दोस्तों किसने स्टार्ट किया था, तो गौरा देवी ने स्टार्ट किया था, इस चीज़ को ध्यान देंगे। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। आगे हम लोग अगर ध्यान दें तो जो मानसिक विकलांगता वाले इंस्टीट्यूशन है वो सिकंदराबाद में है, जो अस्थि रोग विकलांग है वो कोलकाता में उनका इंस्टीट्यूशन है, और जो अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर यानी जो बधिर संस्थान है राष्ट्रीय बधिर संस्थान वो मुंबई में है। दृष्टिहीन देहरादून में और बधिर है मुंबई में, इसको ध्यान देंगे। 144 नंबर क्वेश्चन करेंट का नहीं करेंगे, जय मंडल रिजर्व पे क्वेश्चन है और स्थापना वर्ष उसको पूछा है दोस्तों, ये देख लेंगे। तो जो इसमें नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है और कंचनजंगा है, ये चार के चारों दोस्तों जय मंडल रिजर्व हैं। और जो नीलगिरी है इसमें दोस्तों वो सबसे पहले 1986 में बनी थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं नीलगिरी। उसके बाद से नंदा देवी 1988 में इसको घोषित किया था, तो यहाँ पे नंदा लिख देते हैं। उसके बाद से सुंदरवन उसके एक साल के बाद 1989 में हुआ था, तो यहाँ पे सुंदरवन लिख देते हैं SU। अब उसके बाद से लास्ट हमारा बचा कंचनजंगा, तो वो हुआ 2000 में, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट अब स्थापना वर्ष नहीं पूछना चाहिए, बट कम से कम इन चार का आप देख लीजिए। और नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और कंचनजंगा ये जैव मंडल रिजर्व है, इसको याद करिए। इसके ऑर्डर को आप कम से कम याद कर लीजिए, सबसे पहले नीलगिरी, फिर नंदा देवी, फिर सुंदरवन और कंचनजंगा। मैक्सिमम पेपर में आएगा तो आप अरेंज करने में तो आपको मदद मिल ही जाएगा। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और कंचनजंगा, YNSK, इस चीज़ को याद देंगे। सबसे पहले नीलगिरी है, फिर नंदा है, फिर सुंदरवन है और फिर कंचनजंगा है। कह रहे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है, तो दोस्तों नागपुर में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कई बार किए हुए हैं, इसको ध्यान देंगे। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहाँ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों नाग के बारे में हम लोग कई बार पढ़े हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि ये एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है, एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है नाग, इस चीज़ को ध्यान देंगे। 148 नंबर क्वेश्चन है काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा दोस्तों जो है कि वो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सिंग वाला जो गेंडा है इसके 2/3 गेंडे को यहीं पे संरक्षित यानी काजीरंगा में संरक्षित किया गया है। और जो दोस्तों काजीरंगा है ये असम में स्थित है, और जो एक सिंग वाले गेंडे हैं वो भारत में पाए जाते हैं, केवल भारत में पाए जाते हैं, इसको ध्यान देंगे। सिम का जो पूरा नाम है उसका नाम है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, इसको ध्यान देंगे। 150 नंबर क्वेश्चन, होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से GS के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल सन 2013 के प्रश्नों के साथ अपने लेक्चर नंबर 14 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।